स्वागत है आप सभी का ड्रीम दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। जो हमारे संस्था द्वारा क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है 2 फरवरी। आपका याद रखिएगा, जो फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम जो आपके अप्रैल में होने वाला है दोस्त, और फॉरेस्ट गार्ड का कभी भी आ सकता है। और साथ में आपका सब इंस्पेक्टर आपका सीजीपीएससी जो लेने वाला है, इसकी क्लासेस जल्द ही हमारे संस्था में स्टार्ट होने वाली है 2 फरवरी 2026। ये आपका डेट याद रख लीजिएगा। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फायरमैन का भी, मंडी उप निरीक्षक का भी, फॉरेस्ट गार्ड का भी और सब इंस्पेक्टर का भी। आपको पता ही होगा कि भैया जो पिछली भर्तियां हुई हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट गार्ड से अलावा जो हुआ था हमारा, ठीक है, तो जितनी भी है उसमें हमारा जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनके डिमांड पर ही क्या है, बहुत जल्द हम लोग क्या ला रहे हैं भैया, नया बैच ला रहे हैं। ठीक है, और ये बैच 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रही है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा। और जल्द से जल्द क्या करा लीजिए, जल्द से जल्द अपना भैया रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि भैया यहाँ बच्चे इतना आ जा रहे हैं कि हमको मजबूरन क्या है, मना करना पड़ जा रहा है कि भैया हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे करके। तो लिमिटेड सीट है मेरे दोस्त, तो याद रखना भैया 2 फरवरी 2026 ये 4 जो नई भर्तियां आने वाली है, आगामी भर्तियां, इनकी जो आपका बैचेज है स्टार्ट हो रही है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन आपके संविधान के एमसीक्यू पर बेस्ड है, और इस संविधान का एमसीक्यू आपके आगामी जितने भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे इनमें से अगर एग्जाम में देखा जाए तो फायरमैन के एग्जाम में तो हालांकि संविधान नहीं है, लेकिन आपके सब इंस्पेक्टर में बहुत ज्यादा रोल रहेगा संविधान का, और मंडी उप निरीक्षक में भी बहुत ज्यादा आपका क्या रहेगा भैया, अहम भूमिका निभाएगा संविधान। ठीक, तो संविधान के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समय को ज्यादा गवाते नहीं है। तो चलो फिर पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है भाई। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आपको पता होगा, संवैधानिक विकास जब अंग्रेज आपका क्या कर रहे थे, शासन करना चालू किए, जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ 1764 में और एक संधि हुई इलाहाबाद की संधि 1765 में, तब से समझ में आ गया भैया कि हमारे देश में किसका शासन स्टार्ट हो गया है, अब स्टार्ट होने वाला है अंग्रेजों का शासन। तो इन्होंने एक पहला एक्ट लाया था जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले बंगाल का जो क्या था गवर्नर, वो केवल गवर्नर कहलाता था, लेकिन अब क्या है, उसके शब्द में गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, ये शब्द को जोड़ दिया गया। तो जनरल शब्द जोड़ दिया गया, लेकिन किसके तहत बताया अभी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो जितने भी संवैधानिक विकास के एक्ट हैं, चाहे वो 1773 का हो, 1781 का हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, फिर चार्टर एक्ट आपका 1813, 33 आपका 53, उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1858, फिर 61, ये सारे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसका क्वेश्चन याद रखना कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कब बनाया गया या किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो 1773 ईस्वी का आपका रेगुलेटिंग एक्ट। चलो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे देखें। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया था। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और इसी के तहत शिक्षा का थोड़ा प्रसार हुआ। फिर बाद में क्या हुआ भैया, बाद में एक और एक्ट आएगा जिसे कहते हैं वुड डिस्पैच, जो आपके अंग्रेजी शिक्षा का क्या है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। लेकिन हालांकि यहाँ प्रश्न पूछा है कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करना, वो भी शिक्षा पर, किस एक्ट में ऐसा प्रावधान था। तो याद रखना, चार्टर एक्ट पहला जो आपका 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है, इसी में आपको क्या है, ये प्रावधान था जिसमें बोला गया भैया कि शिक्षा पर अब प्रतिवर्ष कितना खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। इसी में आपका याद रखना 1813 वाले में ही जो ईसाई मिशनरी है उनको अपना धर्म प्रचार का भी क्या किया गया था भैया, अधिकार दिया गया था। और 2 चीजों को छोड़कर कंपनी का सभी एकाधिकार छीन लिया गया था। जैसे 2 चीज कौन था आपका, चाय और चीनी वाला जो था, चीन से एक व्यापार करना और चाय का व्यापार करना। ठीक, तो 1813 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि भैया निम्नलिखित में से आपको सत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। कैसे कथन, सत्य कथन। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पहले तो दिमाग में बैठा लेना भैया सत्य पूछा है कि असत्य। हाँ, यहाँ क्या पूछा भैया, सत्य पूछा है। तो सत्य पूछा है, देखते हैं क्या सत्य है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको पता होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर बोलेगा तो कौन है आपका, क्लाइव है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन है आपका, ठीक है। और वैसे ही आपको याद रखना है भैया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, तो ये सारे चीजों को पूछता है वायसराय कौन था करके। तो याद रखना, एक तो आपका एकदम सही है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिक ही थे। ठीक है, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग करके याद कर लेना है। भारत का प्रथम वायसराय
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये आपका क्या है, थोड़ा सा गलत है। जब आपका 1857 की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के आपका जो परिणाम था उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या है वायसराय कह दिया गया था, तो यही क्या है हमारा गलत है। पहला देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय, बंगाल के प्रथम, तो ये तो गलत दे दिया है आपका। सत्य कथन पूछा है, ठीक है, तो बाकी सब गलत दिया है आपको, केवल एक ही सही है। ठीक है, केवल सत्य कथन पूछा है तो केवल एक सत्य है, बाकी सब क्या है भैया आपका असत्य है। ठीक, तो याद रखना इस चीज को। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोल दिया, ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोला तो कौन है भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बोला भारत के प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। ऐसे करके इन चारों को क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, कि किस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था। तो 1909 का माल्य मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ध्यान रखना प्रस्तावना वाला जो पोर्शन है या हर आपके एक्ट का स्टार्टिंग वो बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन वो प्रारंभिक वाले में नहीं था करके याद रख लेना है। तो 1773 में ऐसा कुछ खास क्या था, उसमें प्रस्तावना टाइप से नहीं दिया हुआ था। बाकी के सभी में लगभग लगभग क्या है, प्रस्तावना जैसा एक दिखा रहता था कि भैया आगे हम लोग क्या बताने वाले हैं, अधिनियम में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो अगला जो प्रश्न कह रहा है, वो प्रश्न कह रहा है कि भैया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं था, बोल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान रखना है पूछा है कि नहीं है पूछा है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, नहीं है पूछा है और आप है मार दिए हो। ठीक है, वहीं क्या है सिली सिली मिस्टेक है, इसी से आपको बचना है मेरे दोस्त। ठीक, तो संघ सूची के विषय कौन से नहीं थे पूछा है, तो तार, बीमा, डाक या शांति करके। तो याद रखना उस समय जो शांति बनाए रखने का अधिकार है वो किसको दिया गया है, केंद्र को ना देकर किसको दिया गया भैया, राज्यों को दिया गया भैया, कि राज्य का जिम्मेदारी है शांति बनाओ करके। बाकी सब क्या है लगभग लगभग आपके केंद्र के विषय थे करके याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो 1934 के आपके अधिनियम के तहत कब हुआ था तो भैया, तो याद रखना आपके 1935 में हुआ था। अधिनियम आया था 34 में, लेकिन स्थापना कब हुई तो 35 में करके याद रखना है, जिसका आपका भारतीयकरण बाद में किया गया है जब स्वतंत्र देश हुआ तब। चलो अगला जो प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन। तो जो क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिप्स मिशन का असफलता और फिर भारत छोड़ो आंदोलन की आपका शुरुआत हुई। वैसे ही 1946 में कैबिनेट मिशन आएंगे और वो बताएंगे कि कैसे कैसे संविधान सभा का गठन होगा करके। ठीक, तो देखो यहाँ पूछा भैया कि क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ करके। तो याद रखना यहाँ पर 1942 तो सबको याद होगा, लेकिन लगभग लगभग आपका जो डेट है 22 मार्च 1942 है करके याद रखना है। ठीक, तो 22 मार्च 1942 को क्या होगा, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन करके। इसका गठन पहले ही हो गया था आपके जनवरी के आसपास, लेकिन इसका भारत आगमन थोड़ा लेट से हुआ। ठीक है, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। तो उस समय का जो भी चीज़ एकदम जब आता था, अधिनियम आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो ध्यान रखना उसमें क्या है कि खासकर कौन से नेता उस समय प्रभावी थे, इसको ध्यान में रखना है। गांधी जी प्रभावी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और बी.आर. अम्बेडकर उतने उसमें क्या शामिल नहीं रहते थे। ठीक है, और कांग्रेस तो लगभग लगभग क्या था इस चीज़ से सहमत भी था कि चलो 1935 का अधिनियम ठीक ठाक भी है ऐसा करके। तो ठीक, लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, गुलामी का आपका अधिकार पत्र नेहरू जी हो जाएगा। ठीक है, कि ये गुलामी का नया अधिकार पत्र है ऐसा करके। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था। आपको पता होगा एम.एन. रॉय ने रखा था। विचार अगर बोल दिया तो एम.एन. रॉय को मारना है, विचार बोला तो क्या भैया एम.एन. रॉय का मानना है। अगर इसी को ऑफिशियल बोलता या किस पार्टी का बोलता तो थोड़ा सा अलग हो जाता। कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पता होगा जब पहली बैठक हुई
9 दिसंबर 1946 को। तो आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई उसमें क्या किया गया भैया, 11 दिसंबर 1946 को एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और यही आगे जाके क्या बने भैया, भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बने और यही स्थायी अध्यक्ष भी बने थे, किसके, संविधान सभा के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे। यही मैं बोला कि बार बार क्वेश्चन को ध्यान रखना है भैया, सदस्य है कि नहीं है, और आप वहाँ हल्का सा मिस्टेक किए और आप 1000 लोग से पीछे हो जाओगे तुरंत। और कंपटीशन तो देख रहे हो भैया कितना तगड़ा कंपटीशन है। कह रहे कि नहीं थे, तो कौन नहीं थे भैया, इसके लिए सिंपल सा याद कर लेना है कि कौन कौन थे करके। तो पहला याद रखना है, अंबेडकर जी तो अध्यक्ष ही थे, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष तो अंबेडकर जी ही थे, BR अंबेडकर करके। ठीक, तो अंबेडकर जी क्या है भैया, आपके अध्यक्ष। बाकी का नाम याद करने के याद रख लेना, मित्र मुंशी सादुल्ला करके, तो BL मित्र, KM मुंशी, ठीक है, और सादुल्ला। और बाकी 3 का नाम याद रखना है, अय्यर, अयंगर और खेतान करके, अय्यर अय्यर खेतान करके। ठीक है, तो ये आपके 6 और एक अध्यक्ष मिला के 7 सदस्य हुआ करते थे। इसका मतलब अलादी कृष्ण अय्यर तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुंशी भी हैं, अंबेडकर भी हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसलिए क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद याद रखना भैया हमारे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। चलो फिर देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा। तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य वाले को बस बताना है। इसका मतलब अगर 4 दिया है तो 3 असत्य होंगे, तब जाके एक क्या होगा, सत्य होगा। उसी एक सत्य को अपने को देखना है कि संघ समिति शक्ति किसके पास थी भैया, समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी क्या, तो नहीं थी, नेहरू जी के पास थी करके याद रखना है भैया। प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के पास था, नहीं तो प्रांतीय वाला किसके पास था, तो ये वल्लभ भाई पटेल के पास था। इसी को क्या कर दिया है, क्रॉस दे दिया है, मतलब दोनों गलत हो गए। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद और मूल अधिकार समिति आपके KM मुंशी। तो मूल अधिकार समिति डायरेक्ट आपके KM मुंशी के पास नहीं था करके भी याद रख लेना है। तो बच गया कौन सा, प्रक्रिया नियम समिति, तो कौन हो जाए हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। 13 जो प्रश्न बोर्ड है वो कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना में याद रखना भैया केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार, एक बार। और भी कब किया गया था, संविधान संशोधन याद रखना है 42वां। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। तो 1976 में एक संशोधन किया गया जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। और इसने आपके बहुत सारे संविधान प्रावधान को क्या किया है भैया, चेंज किया है। तो बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान को चेंज करने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसी के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है ना, याद रखना, समाजवादी, आपका एकता अखंडता जो शब्द है पहले हमारे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जो शब्द है संविधान में शुरू में नहीं थे, बाद में से जोड़ा गया 1976 में। तो याद रखना भैया एक ही बार किया गया है करके। भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। तो देखो यही चीज लोगों को डाउट होता है, लोग बाग को क्या लगता है कि आपातकाल लगाना किसी देश से लिया गया था। तो याद रखना आपातकाल लगाना ऐसा किसी देश से नहीं लिया गया था, वो 1935 के अधिनियम से डायरेक्ट उठाया गया था। क्योंकि 1935 से पहले भी हमारे यहाँ क्या लगते थे भैया, आपातकाल लगते थे। तो 1935 में स्पष्ट उसका उल्लेख है। लेकिन आपातकाल में मूल अधिकारों का जो निलंबन है, ये स्थगन है, ये कहाँ से लिया गया, तो याद रखना ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक, तो याद रखना भैया क्या है हमारा आंसर, सी जर्मनी हो जाएगा। नहीं तो इसी में डाउट हो जाता है, लगता है आपातकाल भी वो जर्मनी से है और मूल अधिकारों का निलंबन भी क्या है, जर्मनी से है। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो याद रख लेना, एक 1935 का अधिनियम और मूल अधिकार स्थगन ये कहाँ से लिया गया भैया, जर्मनी से। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी। मूल भाग कह रहा, ध्यान रखना, मूल भाग का मतलब होता है जिस समय संविधान लागू हुआ। तो जिस समय संविधान लागू हुआ याद रखना 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची, 8। तो उस समय यदि देखा जाए तो भाग तो 25 ही थे। ठीक है, भाग कितने थे भैया, 22 भाग थे, बाकी को जोड़ा नहीं गया था। तो भाग आपके 22 ही थे, आपकी अनुसूचियां 8 थी और आर्टिकल कितने थे, 395। तो याद रखना है 22, 8, 395। अभी
जो वर्तमान की बात करें तो भाग आपके 22 ही हैं, लेकिन अगर क ख को मिला दिया जाए तो टोटल कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। कितने? 25 हो जाते हैं। और आपकी जो अनुसूचियां पहले 8 थी वो अब क्या कितनी हो गई है? अब वर्तमान में 12 हो गई है। ठीक है। और आपका जो आर्टिकल है जो 395 था, लेकिन उसमें सब आर्टिकल को जोड़ा जाए तो लगभग 470 भी प्लस क्या हो गया है? हमारे आर्टिकल हो गए हैं। तो इसका जो मूल संविधान बोर्ड है या मूल भाग बोर्ड है तो याद रखना भैया कितना होगा? 8 होगा। फिर अपन 16वां नंबर का जो प्रश्न देखें तो भैया 16 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है। तो 16वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है, किस भाग में आपातकाल के बारे में दिया गया है? तो भाग 16 में, भाग 17 में, भाग 18 में और भाग 19 में। देखो ऐसे प्रश्न आपको अगर एग्जाम में दिखते हैं तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका फ्री फोकट का नंबर है और दूसरों के समान भी रख रहा है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाने हैं सिलेक्शन लेने के लिए। आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन बनाने हैं जो भैया इजी है, जो आपको पढ़ना है। जो नए क्वेश्चन होते हैं या बहुत ज़्यादा टफ होते हैं वो सबके लिए क्या होते हैं? नए होते हैं और सबके लिए टफ। खेला वही होता है कि आप गलती कर दिए जो इजी क्वेश्चन है और बाकी ने भैया उसको क्या है? सही कर दिया। और एक आध उसका हार्ड क्वेश्चन क्या हो गया? तुक्का सही हो गया, तो भैया उसका क्या हो गया? सिलेक्शन। और आपने तो पहले ही भैया इजी क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आप तो ऐसे ही सिलेक्शन से बाहर हो गए। अब इसमें भाग से पूछा है तो किस भाग में क्या है आपको पूरा लगभग याद होना चाहिए। ठीक, तो याद रखना भाग 17 में तो भाषा है, तो भैया भाग 18 में क्या है? हमारा आपातकालीन उपबंध है। भाग 20 में क्या है? संवैधानिक संशोधन है करके याद रखना है। तो आपके 18 में आपातकालीन क्या है भैया? उपबंध है करके याद रखना। ठीक, देखो यहां बस आगे देखें, कह रहा है कि सुमेलित तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मतलब जो सही जोड़ी बनाना है अपने को, क्या होगा सही जोड़ी? कह रहा है कि अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 54। तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति आपने पढ़ा है तो 52 में क्या दिया है? तो राष्ट्रपति का पद दिया है। क्या दिया है? राष्ट्रपति का पद, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? 52 में दिया है। फिर वैसे ही 53 में उनकी कार्यपालिका शक्ति की बात किया है और 54 में बोला है भैया निर्वाचक गण की बात किया है। ठीक है, और 55 में क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया। अगर इस हिसाब से अगर देखें तो इतने में ही केवल राष्ट्रपति का याद है तो भी आपको बन जा रहा है। ठीक है, कि 52 का क्या हो जाएगा? भारत का एक राष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। और वैसे ही अगर अनुच्छेद 54 का देख ले तो भैया क्या होगा इसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि 2। तो देख लो बी में 1 इसमें दिया है, इसमें दिया है, और आपके डी में 2 इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है। मतलब एक ही है, दूसरा तो आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी ध्यान रखना भैया कि आपका जो राज्यों का राज्यपालों की नियुक्ति होती है वो किसके तहत होती है? तो याद रखना 153 के तहत। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है भैया। मतलब सभी राज्यों में क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। 153 के तहत है, यानी राज्यपाल का पद। और नियुक्ति की बात करेगा तो 155 करके। ठीक, तो ये चीज़ों को आपको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर एक दो ठो भी आपको थोड़ा पता है तो आप आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलो फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 1, भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है। किससे संबंधित है भैया भाग 1? तो भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, या कह रहा है मूल अधिकार से या मूल कर्तव्य से। तो भाग 1 में क्या है? तो याद रखना संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, या आपको भाग 2 में याद रखना है नागरिकता। भाग 3 में क्या रहेगा? तो मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। 4 का में क्या है? तो भैया मूल कर्तव्य है। ठीक है, 5 में संघ, 6 में क्या है? राज्य करके। तो 7 समाप्त हो गया है। 8 में आपका यूटी है। 10 में क्या है भैया? 9 में तो आपका पूरा पंचायती, नगरीय और सहकारी समिति है। और 10 में याद रख लेना है क्या भैया? आपका SC ST क्षेत्र करके। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर। पूरे एक एक याद होने चाहिए, भाग से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं। चलो अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आपको याद होगा कि जब राज्यों का पुनर्गठन करना था, देश आजाद हो चुका था। ठीक है, और आजाद होने के बाद राज्यों का क्या है? पुनर्गठन करना था। जब संविधान लागू हुआ तब उस समय राज्यों को A B C D ऐसे करके क्या है? आपके अलग अलग खंड में बांट दिया गया था।
किसी भी ऐसे भाषागत आपके आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया गया था। और इसी की मांग उठी, और इस मांग पर ध्यान रखना, आपके पोटी श्री रामुलु करके एक व्यक्ति थे, कांग्रेसी थे, जिन्होंने क्या किया, अभी अनशन किया और इनकी मृत्यु हो गई। और इसी के कारण फिर 1 अक्टूबर आपका 1953 को आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक, तो याद रखना, तेलुगु भाषी के लिए अलग से राज्य की मांग किसने की थी, तो रामुलु करके या पोट्टी श्री रामुलु। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, ये मस्त प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, एक संविधान संशोधन है आपका 35वां, जो 1974 में हुआ था, और एक संविधान संशोधन है आपका 36वां, जो हुआ था आपके 1975 में। ठीक, तो 35-36 करके याद रखना। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, तो दोनों सिक्किम से जुड़े हुए हैं। दोनों किससे जुड़े हुए थे, सिक्किम से। तो सिक्किम जो राज्य अभी भारत का हिस्सा है, पहले भारत का हिस्सा नहीं था। वहाँ एक अलग से राजवंश का क्या है, आपका शासन चल रहा था। लेकिन देखो, सिक्किम ऐसा है कि एक साइड से नेपाल से घिरा हुआ है, दूसरे साइड से किससे, बांग्लादेश से, सॉरी आपका भूटान से घिरा हुआ है। नीचे से आपका बांग्लादेश है, और ऊपर से क्या है भैया, आपका ध्यान रखना, आपका चाइना है। तो कुल मिला के वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमारा इंडिया भी घेर के रखा था। तो उन्होंने सोचा किसी एक देश में चले जाते हैं करके, तो सिक्किम हमारे भारत में क्या हुआ, शामिल। तो 35वें संविधान संशोधन से उसे केवल शामिल किया गया, एक आपका क्या बना गया, सह-राज्य, एसोसिएट स्टेट बनाया गया, सह-राज्य, कि भैया ये हमारे भारत का एक हिस्सा है, ऐसा करके। और इसको 36वें संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 36वें संविधान में किसको पूर्ण राज्य बनाए थे, तो याद रखना भैया, सिक्किम को बनाए थे। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलो आगे का प्रश्न अगर देखें, तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए थे? तो ये डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसी दिन को आजकल एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। ठीक है, आपका याद रखना है भैया, 31 अक्टूबर 2019। ठीक, 31 अक्टूबर 2019। अक्टूबर 31 क्या है भैया, वल्लभ भाई पटेल से संबंधित दिन है, इसलिए क्या है, इस दिन को इसके लिए चुना गया था। चलो आगे देखते हैं कि भैया राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम फर्स्ट की अध्यक्षता किसने की थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1900 आपके 56 में इन्होंने क्या किया था, अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, 55 में इनका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, और 56 में जब इन्होंने क्या है, पूरा अपना बताया, उसी के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। तो याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके फजल अली थे, इसीलिए इसे क्या है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है। बाकी यहाँ 2 जो व्यक्ति दिख रहे हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, क्या थे, इसके सदस्य थे करके याद रखना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्य तो उसमें थे। पहले जो अध्यक्ष है वो क्या नाम है भैया, फजल अली, इसीलिए आयोग का ही नाम क्या है, फजल अली आयोग। 2 सदस्य का नाम याद रखना है, हृदयनाथ कुंजरू और क्या है भैया, के.एम. पणिकर। चलो आगे के प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखो ये जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं आपको, लगभग क्या है, सब बेसिक प्रश्न है। और इन प्रश्नों के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हो भैया क्या क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए करके। चलो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया? राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया भैया किस संविधान संशोधन के माध्यम से? अभी जस्ट बता रहा था कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के माध्यम से 1956 में क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन। चूंकि इतने सारे राज्यों का गठन करना था, तो भैया उसके लिए क्या है, संवैधानिक संशोधन आवश्यक हो गया था। और ये संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपका 7वां संविधान संशोधन है, आपके 1956 में हुआ था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और इसमें एक और चीज याद रखना, इसी में एक शब्द जोड़ा गया कि भैया एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक, क्या बोला मैंने, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये किस संविधान संशोधन, तो इसी 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। राज्यों का गठन भी इसी के तहत किया गया था। चलो अगला प्रश्न देखें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, याद रखना, पहला ही आपका अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है, पहला ही अनुच्छेद है। तो कम से कम पहला अनुच्छेद तो एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए।
ठीक है, संविधान के ठीक है 395 आर्टिकल आपको याद हो ना हो, लेकिन पहला आर्टिकल तो याद रहे भैया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, जहां दो चीजों का पता चल रहा है कि भैया भारत का नाम यानी हमारे देश का नाम क्या है, तो भारत अर्थात इंडिया, और दूसरा हमारे जो आपका देश है वो किस टाइप का देश है, तो याद रखना एक संघ है, यूनियन है करके, क्या है, एक संघ है, यूनियन है। संघ के लिए एक फेडरल शब्द यूज होता है, जो फेडरल शब्द किसके लिए है, अमेरिका में होता है ये, लेकिन हमारे में कैसा संघ है, हमारे में यूनियन है, अर्थात हमारे में राज्यों को अलग होने की शक्ति नहीं है। ठीक है, राज्यों को अलग होने की शक्ति नहीं है, इसीलिए भारत में कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी संघ का विनाश नहीं हो सकता, विनाश किसका होगा, केवल राज्यों का हो सकता है। चलो आगे देखें प्रश्न में, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बताइए भैया। ठीक है, तो आपको पता होगा क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया है। ठीक है, मध्य, फिर उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, ऐसा करके तो लगभग 5 बनाए गए थे, फिर एक पूर्वोत्तर वाला भी बनाया गया। ठीक, तो उत्तरी का कौन है करके याद रखना है, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और प्रयागराज। तो आपके बी और डी तो डायरेक्ट कट जा रहे हैं। ठीक है, बी और डी क्या है, डायरेक्ट कट जा रहे हैं, तो ये तो आपके उत्तरी के नहीं होंगे। और आपका जो नई दिल्ली है ये क्या था, लगभग लगभग केंद्रीय वाला है, तो प्रयागराज करके इसका मोटा मोटा याद कर लेना, इसको एक बार थोड़ा चेक भी कर लेना। ठीक है, वैसे क्षेत्रीय परिषद से बहुत अपना प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसको क्या कर लेना भैया, चेक कर लेना है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी का बता रहा है। ठीक है ना, तो पश्चिमी का तो क्या होगा आपका, महाराष्ट्र, मुंबई हो जाएगा। ठीक, तेलंगाना राज्य का गठन तो पता होगा जून आपका 14 में। भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन से भाग में है, तो भाग 2 में क्या है भैया, नागरिकता संबंधी प्रावधान है करके आपको याद रखना है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, पहले बता दिया था, संघ उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों के संबंध में आपको व्यवस्था करने का अधिकार किसके पास है, तो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है उस पर ध्यान रखना, निर्णय कौन लेगा, संसद लेगा। कौन लेगा, संसद। तो आपको पता होगा अनुच्छेद आप 11 जब पढ़ेंगे तो उस 11 में लिखा गया है भैया क्या, नागरिकता संबंधी संसद की शक्ति। तो नागरिकता से संबंधी संसद जो भी कानून बनाएगा वो लागू होगा, बाकी और किसी को शक्ति नहीं है। फिर लिखा है आगे देखो, यहाँ पास आगे प्रश्न में कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। तो 1955 में जो नागरिकता संबंधी अधिनियम संसद ने बनाया था, उस संसद के अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार थे। कितने आधार थे भैया, 5 आधार, और समाप्त होने के क्या है, 3 आधार। तो प्राप्त होने में क्या है, पहला तो जन्म से हो सकता है, दूसरा क्या है, वंश से हो सकता है, फिर क्या है पंजीकरण, फिर क्या है देशीकरण, फिर लास्ट क्या है भैया, भू अर्जन से या भू अधिग्रहण से। तो यहाँ पर जन्म भी दिया है, यहाँ पर रक्त संबंध या वंशाक्रम में बता रहा था जो सेकेंड वाला, वो भी दिया है, पंजीकरण भी दिया है, देशीकरण भी देना था, और क्या देना था भैया आपका, भू अर्जन। तो लगभग इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो सब क्या है भैया, नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार है। नागरिकता से ज्यादा प्रश्न नहीं आते। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पास कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल नहीं है, तो जन्म केवल भारत में हुआ हो, पंजीकरण से पूर्व कम से कम 5 वर्ष निवास जरूरी, देशीकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, उसने विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो। ठीक, तो इस क्वेश्चन में बोला कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपके किसके लिए था, तो ये जन्म से वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है उसी के लिए क्या है, इसमें जोड़ा गया था। और जन्म से कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, बाकी पंजीकरण, देशीकरण ये सब के बारे में नहीं था। जन्म केवल भारत में हुआ हो, केवल यही माता या पिता ऐसा करके शब्द जोड़े गए थे। ये सारे प्रश्न नागरिकता वाले हैं, उतने खास नहीं है, ध्यान रखना। आपको जो इंपॉर्टेंट है वो अपने को ध्यान रखना है कि संविधान में आता कहाँ से है। तो भाग 1 को आपको पढ़ना है अच्छे से, भाग 2 को आपको हल्का फुल्का बस याद रखना है कि भैया किस आर्टिकल में क्या दिया था और इसमें कौन से अधिनियम बनाए गए थे। भाग 3 को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। भाग 3 क्या है भाई, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। उसके बाद भाग 4 के आर्टिकल बस याद करने हैं आपको, भाग 4 के भैया क्या आर्टिकल बस याद करने हैं। और इसके बाद फिर स्टार्ट होता है आपका क्या, मेन संविधान, जहां से क्वेश्चन आते हैं भर भर के, कौन सा भाग 5 और भाग कौन सा भैया 6 करके। अगर इतना अगर कर लिए तो आप सोचो कि संविधान का लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से फंसेगा। इसके अलावा भी कुछ आ जाते हैं, जैसे कि आपके लोक सेवा आयोग से आ जाता है, चुनाव आयोग से आ जाएगा,
संविधान संशोधन से आ सकता है, ठीक है ना। ये कुछ कुछ और आते हैं, लेकिन आपका मोटा मोटा संविधान में यहाँ तक अगर पढ़ लिए भाग 6 तक, तो आपका सारे क्वेश्चन आपके रेंज में रहते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ इंपॉर्टेंट ही देखेंगे यार, फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं देखेंगे यहाँ। चलो तो देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भैया मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत वाले को पूछा है, किसको पूछा है, गलत वाले को। तो असत्य है तो देख लो, संविधान में इनका प्रावधान भाग 3 में है, तो अभी जस्ट बता रहा था कि भाग 3 में क्या है मेरे दोस्त, तो भाग 3 में तो मौलिक आपका अधिकार की बात की गई है, तो पहला तो सत्य हो गया है। यह अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित है, तो ये भी सत्य है कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित था करके। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, तो ये भी सत्य है क्योंकि ये राज्य के खिलाफ प्राप्त है। राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य जनता के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाएगा, तो नकारात्मक शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। बोला है कि वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्तमान में 7 ना होकर कितने हैं भैया, 6 हैं। एक संपत्ति का जो अधिकार हुआ करता था, उस संपत्ति के जो आपके मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, समाप्त कर दिया गया है, मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। और फिलहाल संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार ना होकर क्या है भैया, एक कानूनी अधिकार है, ध्यान रखना, या विधिक अधिकार है करके, विधिक या कानूनी अधिकार है। तो ये अभी फिलहाल आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, तो ये 7 ना होकर कितना, 6 लिखना था इसमें, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, असत्य कथन हो जाएगा, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो संपत्ति का अधिकार फिर से आ गया भैया यहाँ पास। तो संपत्ति के अधिकार के बारे में पूछ रहे हैं आपको कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखना, मैं बताया था कि पहले किस में था, तो 31 में था। पहले कितने था, किस में था, अनुच्छेद 31 में। फिर एक संविधान संशोधन किया गया 44वां, कब किया गया, तो याद रखना है 1978 में। जनता पार्टी की सरकार थी और 31 से भगा दिया इसको, और भाग 12 में शामिल कर दिया गया भैया। कहाँ, भाग 12। और अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 300A या का करके, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। इसीलिए अभी क्या है, कानूनी अधिकार है, या बोल सकते हो संवैधानिक है करके, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300A करके। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, तो देख लो भैया, अनुच्छेद 18 में क्या दिया है, अनुच्छेद 21 में क्या दिया है, अनुच्छेद 23 में क्या दिया है, अनुच्छेद 24 में क्या दिया है। तो वही बता रहा था कि भाग आपको याद होने चाहिए, आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, खासकर मौलिक अधिकार के पूरे आर्टिकल और नीति निषेध सिद्धांत के पूरे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। तो 14 में विधि के समझ समानता दिया है, और 15 में दिया है कि 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में दिया है क्या भैया, आपका अवसर की समानता, और 17 में दिया है अस्पृश्यता का अंत। लेकिन 18 में क्या दिया भैया, उपाधियों का अंत दिया है। क्या दिया है, उपाधियों का अंत। तो ये आपका ए का चौथा हो जाएगा। अनुच्छेद 21 आपके दैहिक स्वतंत्रता या प्राण की बात करता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत सारे अधिकारों को अपने आप में क्या है, समेट के रखा है, ठीक है। तो दैहिक स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसका हो जाएगा भैया बी का थर्ड हो जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24, तो आपको पता होगा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 23 में दिया है और 24 में दिया है। तो 24 में याद रख लेना भैया, आपका बाल श्रम दिया है, और 23 में कैसा दिया है, तो बलात् श्रम, यानी कि बलपूर्वक काम कराना। तो बलपूर्वक अगर किसी को भी काम करा रहे हो तो आपके 23 के तहत, लेकिन अगर बच्चों को जो 14 और से कम आयु के हो, क्या है आपका 24 के तहत है। तो देख लो भैया यहाँ बस, तो बेगार प्रथा आपका कौन सा आ जाएगा, आपका 23 में आ जाएगा, और बाल श्रम किस में आ जाएगा, इसमें 24 में आ जाएगा। तो देख लो 4 3 2 1 किस में दिया है, 4 3 2 1 इसी में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सारे जितने भी आर्टिकल है, आर्टिकल आपको लगभग लगभग मोटा मोटा याद होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन में अगर ऐसे सही जोड़ी आए जो एकदम फालतू का नंबर आपको दिला रहे हैं, फोकट का नंबर है जिसको आपको कोई भी ले लेगा, और आप उसी को छोड़ दे रहे हो, तो फिर क्या होगा भैया, फिर वो सपना देखना भूल जाना कि भैया आप सरकारी नौकरी चाहिए आपको। तो छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। आर्टिकल कम से कम, मौलिक अधिकार और नीति निषेध सिद्धांत पूरे आपको याद होने चाहिए। राष्ट्रपति के आर्टिकल, ठीक है, आपके मंत्रिपरिषद के आर्टिकल, उपराष्ट्रपति के आर्टिकल, आपका सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल लगभग लगभग आपको पूरे याद होने चाहिए। चलो, तो ये जो अपना अगला प्रश्न है, कह रहा है देखो
किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उससे जुड़ने हेतु कौन सी याचिका जारी की जाती है? अवैध क्या है? बंदी बनाया गया है। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमको प्राप्त है और इसके तहत हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है और वो 5 तरीके के विशेष रीट जारी करता है हमारे मूल अधिकारों को बचाने के लिए। और उसी में से पहला रीट याद रखना है अपने को, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी को भी अवैध रूप से क्या कर लिया गया भैया, बंधक बना लिया गया है या किडनैपिंग हुई है या पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है अवैध रूप से, तो उसके खिलाफ जारी हो सकता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसी को लिखा गया है भैया, अवैध रूप से बंदी बनाने में कौन सा जारी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं करके इसे याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? याद रखना, अभी जो CGPSC बाल अधीक्षक वाला आपका एग्जाम हुआ है उसमें केवल यही प्रश्न लगभग 3 बार पूछा हुआ है, घुमा घुमा के। एक बार इसका संविधान संशोधन पूछा, एक बार ये आयु पूछा और एक बार ऐसे नॉर्मल पूछ दिया कि किस में है करके। ठीक, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और आपको याद होना ही चाहिए। आयु वर्ग याद रख लेना 6 से 14 वर्ष के बच्चे। अनुच्छेद याद रख लेना है 21A। और आपको एक संविधान संशोधन भी ध्यान में रखना है, वो आपका 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था भैया, 2002 में। तो इसके माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन याद रखना 86, आपका अनुच्छेद है 21 और आयु वर्ग याद रखना है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। चले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 5 आधारों पर भेदभाव से निषेध। कितने आधार? 5। तो 5 आधार कौन कौन से हैं वो अपने को याद होने चाहिए। और वो पहला आधार याद रख लेना भैया, धर्म, मूल वंश, ठीक है, लिंग, जाति और जन्म स्थान। तो याद रखना भाषा नहीं है करके, भाषा इसमें शामिल नहीं है। भाषा आपका 29 और 30 में आ जाता है। कहाँ आता है भैया? 29 और 30 वाला जो हमारा अनुच्छेद है। फिलहाल यहाँ भाषा का जिक्र नहीं किया गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, ये बहुत अच्छा वाद है, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कुछ वाद हुए हैं, जैसे कि एक वाद याद रखना है अपने को, केशवानंद भारतीवाद। तो केशवानंद भारतीवाद से एक हमको रिजल्ट प्राप्त होता है या परिणाम प्राप्त होता है क्या? संविधान का मूल ढांचा। तो संविधान का मूल ढांचा बोले तो केशवानंद भारतीवाद। लेकिन किसी अनुच्छेद को एकदम ब्रॉड तरीके से अगर समझाया गया है अनुच्छेद 21 को, तो उसके लिए याद रखना है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। तो इस अनुच्छेद 21 में आपको पता होगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। कैसी स्वतंत्रता? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीने का अधिकार है। लेकिन जीना कैसे है? ऐसी मरहिल टाइप से जियोगे तो भैया गरिमापूर्ण जियोगे। तो याद रखना, इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मरे मरे जी रहे हो, बस बेबस होकर जी रहे हो। और मेनका गांधी का मेन ये था दिक्कत कि उनको जाना था विदेश और किसी कारण से उनको विदेश जाने से क्या है, रोका जा रहा था। उस समय की कंडीशन ऐसी थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पहुंच लिया भैया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया और बताया कि भैया 21 के तहत हमको जीने का अधिकार है और इसके तहत भैया मेरे गरिमापूर्ण जीना है और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो इसी आपके वाद में आपका 21 को बहुत ज़्यादा क्या डिटेलिंग किया गया था, ठीक। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाद, याद रखिएगा। चलो अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? यानी कि कौन सा आपका रीट जारी नहीं होता है बोल रहा है। तो बताया पहला क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा याद रखना है परमादेश। तीसरा याद रखना है अधिकार परीक्षा। फिर याद रखना उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो क्या है न्यायिक रीट है। तो आपका सब होगा ये सर्वक्षमा नहीं है करके याद रखना, ठीक। नहीं है करके ही पूछा है एग्जाम में। चलो ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं रोक देते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया भैया, ठीक है। रोकने से पहले बता दूं, शिक्षा का अधिकार या आपका निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा,
ये आपका 86वां संविधान संशोधन 21। चलो ठीक, तो इस सेशन को यहीं अपन समाप्त करते हैं, ठीक है। एक नया वीडियो दूसरे सेशन में अपन लाएंगे जिसमें अपन इसके आगे के सारे प्रश्न करेंगे। तो जितने भी दोस्त आप तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन की तैयारी या मंडी उप निरीक्षक की तैयारी या आपका फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी या भैया सब इंस्पेक्टर की तैयारी, वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को और क्या है अच्छे से कर सकते हैं कि भैया इस बार क्या है चूकना नहीं चाहिए। दिख रहा है कि सरकार बहुत ले दे के क्या है वैकेंसी ला रही है, और वैकेंसी ला रही है और आप उस चीज़ से अगर चूक गए तो भी बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। तो सब इंस्पेक्टर वाले मेरे दोस्त, फायरमैन वाले मेरे दोस्त और जितने भी मैं अभी बताया वो सभी मेरे दोस्त जल्द से जल्द हमसे जुड़े, और भैया एकदम आपको पता होगा कि हमारा रिकॉर्ड कैसा है करके, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग आपका 300 प्लस बच्चे क्या है सिलेक्टेड हुए हैं यहाँ पास, और बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पास भैया जुड़े हुए हैं हमारे एसआई के लिए। तो बिल्कुल आप हमारे यहाँ आइए और तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।